हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? बढ़िया, स्वस्थ और मस्त। तो बहुत डिमांड पर है, यानी कि हाईली डिमांडेड था ये टॉपिक कि सर प्लीज रिवॉल्यूशन की एक बार समरी करा दीजिए, हमें याद नहीं हो रहा। और बहुत सारे से कमेंट्स मैंने आपके पढ़े हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आज वो समय आ गया है जब सर आपको बताने वाले हैं फ्रांस रिवॉल्यूशन की पूरी कहानी। और ऐसी कहानी जो फिर आज के बाद तो आप नहीं भूलोगे, जो आज के बाद तो आप नहीं भूलने वाले। कहानी कहाँ से शुरू है? कहानी का जो स्वरूप है ना, वो बचपन की उन यादों से रिलेटेड है जब अपनी दादी से कहते थे कि हमें कहानी सुना दीजिए, अपनी मम्मी से कहते थे हमें कहानी सुना दीजिए। ठीक है, तो वो मजाक में क्या बोला करते थे कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ठीक है, कभी सोचा नहीं था कि दोबारा सुनने को मिलेगी ऐसी कहानी। आज आप सुनोगे मुझसे। ठीक है, कि कौन सी कहानी है? एक ऐसी कहानी की आज मैं आपसे बात करूंगा। एक ऐसी कहानी की मैं आपसे बात करूंगा जिसमें एक है राजा, एक है उसकी रानी, और फाइनली दोनों मर जाते हैं और खत्म हो जाती है कहानी। ठीक है, ये राजा और ये रानी दोनों हो जाते हैं खत्म और कहानी हो जाती है दी एंड। ठीक है, बट घबराओ मत, अभी तो शुरू ही हुई है ना? अभी नहीं खत्म हो रही। चलो, क्लियर है इतनी बात? ये एक छोटा सा समरी है इस बात का कि क्या है इस पूरी स्टोरी में। दोनों राजा राजा रानी दोनों लास्ट में मर जाते हैं। ठीक है, कहानी शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पर जाना पड़ेगा। ठीक है, दो चीजों के बैकग्राउंड पर जाना पड़ेगा बच्चों। जिसकी बात कर रहे हो आप, किसकी बात कर रहे हो? फ्रांस की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यानी फ्रांस की क्या स्थिति उस समय थी? फ्रांस की क्या उस समय स्थिति थी, इस पर हमें बात करनी पड़ेगी। और वहां के लोगों की, यानी कि जो लोग थे, जनता थी, उनकी क्या स्थिति थी, इस पर हमें बात करनी होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो वॉर होते हैं ना, जो युद्ध होते हैं, वो राजाओं के बीच में भले हो, बट उसका सीधा सीधा इफेक्ट वहां की जनता पर, वहां के रहने वाले लोगों पर पड़ता है। तो इन दोनों पर, इन दोनों के बैकग्राउंड पर हमें बात करनी होगी, तभी हम समझ पाएंगे कि रिवॉल्यूशन हुई क्यों। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एक बड़ा चेंज। क्यों आया इतना बड़ा चेंज? क्या रीजन था? इसका मतलब चेंज हम तब चाहते हैं जब अपनी प्रेजेंट की कंडीशन से खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, तब हम चेंज चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन थी जिसने वहां की जनता को इतना प्रॉम्प्ट कर दिया कि भाई वो रिवॉल्यूशन पर उतर है? बदल कर रख दिया, मोनार्की से डेमोक्रेसी, यानी कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको पलट कर रख दिए। बहुत बड़ी बात, इतिहास की एक बहुत बड़ी बात, राइट? अच्छा, यहां तक क्लियर है। तो फ्रांस की बात करते हैं। मैं कुछ खास बातों को आपको बताता हूँ उस समय कि जो फ्रांस था ना, वो रिसेंटली इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन था, ठीक है, वो था ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। ब्रिटेन। क्यों सर, ऐसा क्यों था? क्यों भैया इसका दुश्मन था सर? बताता हूँ। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों में ना टक्कर चल रही थी। टक्कर किसके लिए चल रही थी? इंडिया के लिए। क्योंकि दोनों ही इंडिया में कॉलोनियल पावर स्टेब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, कॉलोनी बनाना चाहते थे, राइट? फाइनली जीता कौन? ब्रिटेन। और इस वजह, और इसके लिए फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ कर्नाटिक वॉर्स किए। कौन से वॉर? कर्नाटिक वॉर्स या 7 ईयर वॉर्स। 7 ईयर वॉर्स के नाम से भी हम जानते हैं उसको, कर्नाटिक वॉर्स के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पर आपसे डेट की बातें बहुत कम करूंगा, वरना फिर आप कहोगे कहानी फिर से याद नहीं हुई। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ करेक्टर और उनकी बात, उनकी जो खास बातें हैं उनकी बात करूंगा। बहुत कम मैं आपसे डेट बताऊंगा, ताकि आप चीजों को बेहतर याद कर पाओ, क्योंकि ऑलरेडी बुक तो है ही आपके पास जिसमें से आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसकी चीजों को याद कर लें। तो पहली बात ये कि फ्रांस की स्थिति यहाँ खराब थी भाई। 7 साल किसी किसी देश ने दूसरे देश के साथ लड़ाई करी होगी, युद्ध किया होगा, तो क्या होगा? उसका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा, बहुत सारा मिलिट्री मेंटेन और बहुत सारी चीजें उसे करनी पड़ी होंगी। इसके साथ क्या हुआ भाई? दूसरी कहानी सुनो। ये तो हो गई पहली कहानी। दूसरा भाई, अमेरिकन इंडिपेंडेंस। जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस थी बच्चों, अमेरिकन इंडिपेंडेंस में भैया फ्रांस ने अपना पूरा साथ दिया। फ्रांस ने, और ये हुआ था बच्चों 1776 में। पूरा साथ दिया, पूरा साथ दिया। इसके बाद अब इसने जब इसका साथ दिया, उसको लगा कि ब्रिटेन से मेरे को छुट्टी मिल जाएगी, हाँ ब्रिटेन से मैं बच जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं। ब्रिटेन ने फिर कन्फ्रंट किया, यानी कि फिर से फेस करना पड़ा ब्रिटेन के साथ वॉर। फिर 2 ईयर वॉर की है इसने, फिर 2 ईयर्स तक वॉर की है। किसके साथ? विद ब्रिटेन।
ब्रिटेन के साथ। और आपको पता है कि इंडिया में किसका शासन था फिर, जब हम लोग डिपेंडेंट थे किस पर, ब्रिटिश पर, तो ब्रिटेन लोगों ने ही फिर फ्रांस को हरा दिया था। ठीक है, तो इन 7 इयर्स के वॉर के बाद ही ब्रिटेन फिर स्टेब्लिश हुआ, राइट। तो उसकी बात हम कभी और करेंगे कि ब्रिटेन क्यों आया, ब्रिटेन से पहले भी कोई आया था क्या इंडिया में जिसने कंट्रोल किया था हमें, तो वो सारी बातें किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज हम सिर्फ और सिर्फ फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखो स्थिति है फ्रांस की, कि बार बार भाई, बार बार वॉर्स में कंट्रीब्यूट करने की वजह से, पार्टिसिपेट करने की वजह से उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बड़ी चरमरा गई थी। इकोनॉमी जो है वो एकदम खतरे में थी, चरमरा गई थी इकोनॉमी। समझ रहे हो, पैसा नहीं था अब, पैसा अब उस लेवल पर नहीं था। अब समझते हैं, अब पैसा नहीं है तो इससे क्या देखने को मिलेगा, इससे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं ना, ये 17वीं सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 17वीं की। और उस समय अगर वर्ल्ड लेवल पर हम देखें तो यही चल रहा था, सब तरफ लड़ाई झगड़े। अच्छा, लड़ाई झगड़ों का जो रीजन था वो क्या था, आज की तरह नहीं। जो उस समय का जो रीजन था वॉर्स का, वो ये था कि कौन सा स्टेट ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास ज्यादा टेरिटरी होगी, जिसके पास, जिसका जो साम्राज्य है जो जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा। उस चीज के लिए लगातार वॉर चल रहे थे, और यहाँ हमने सिर्फ फ्रांस की बात की है। उस वर्ल्ड में और भी देशों के आपस में वॉर उस समय चल रहे थे, जिसमें 17वीं सेंचुरी की मैं जो बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस समय की बात है, राइट। प्रोडक्शन खराब हुआ, प्रोडक्शन के बाद मतलब इन्फ्लेशन देखने को मिला, महंगाई देखने को मिली, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, इन्फ्लेशन देखने को मिला, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। क्या ये तीन बातें आप याद रख पाओगे, क्या ये तीन बातें आप याद रख पाओगे? बिल्कुल सर। सर अब इसका सूत्रधार कौन था ये तो बता दीजिए, कर कौन रहा था ये, किसके में चल रही थी ये चीजें? तो बच्चों क्या हुआ था मैं बताता हूँ। 1774 में, कितने में, 1774 के टाइम पर जो इनका राजा बना वो था किंग लुइस। क्या नाम था उसका, किंग लुइस 16। ये बना राजा फ्रांस का। अब इसकी एज बताऊं मैं आपको, हंसी आएगी आपको सुनकर, 20 इयर्स। अब मैं आपसे पूछूं, आप अभी तो नहीं होगे 20 के, लेकिन जब आप 20 इयर्स के अगर हो जाओगे तो मैं आपसे पूछूंगा आप क्या करोगे, तो आप कहोगे सर, आप अपने अपने जो इमेजिनेशन लेवल है उसको उसको देखोगे। आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या आती है, आपको नहीं पता कि शासन कैसे चलता है। ठीक है, जस्ट आपको जो चीजें ठीक लगेंगी बस आप वो करते जाओगे। तो ये 20 साल की उम्र में ये राजा बन गया था। ठीक है, और इस तरीके की चीजें कर रहा था कि ऑलरेडी जो है चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ठीक है, ये परेशानियां हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, डन। अब इसका जो शासन था उसमें लोगों को मतलब लोग किस तरीके से चीजों को फेस कर रहे थे, इस पर बात करते हैं। किस तरीके से लोग फेस कर रहे थे चीजों को। ठीक है, यानी कि जो मैं बात करूं इसके शासन में या फिर इस समय की 17वीं सेंचुरी की ना, तो सोशल हायरार्की बहुत चलती थी। ठीक है, सोशल हायरार्की का मतलब हो गया कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन सबसे नीचे है, ये वाली बातें। चलो इस पर बात करते हैं, कैसे चल रहा था ये सब चीजें, सर कैसे चल रही थी इस पर मैं बात करता हूँ। सोशल हायरार्की की हमें बात करनी है, राइट। चलो ठीक है, ठीक है। चलो देखो, सबसे ऊपर जो आते थे ना वो आते थे नोबेल क्लास। ठीक है, डन। फिर आते थे क्लर्जी, सेकंड, यानी फर्स्ट ये थे, फर्स्ट प्लेस पर, और सेकंड पर ये थे। सर अब इनको बताइए थे कौन। तो नोबेल क्लास हुआ करते थे राजा महाराजा। ठीक है, डिवाइन रूल फॉलो होता था। डिवाइन रूल फॉलो होने का मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि जो राजा है ना, जिसको हम राजा बोल रहे हैं, वो भगवान ने उसको बनाया है, किसी इंसान ने नहीं। तो यानी अगर भगवान ने राजा बनाया तो जो करेगा ठीक है, जो करेगा ठीक है, कुछ गलत नहीं कर सकता राजा। क्लर्जी लोग कौन थे, ये वो लोग थे जो धर्म, अपने आप को धर्म का मानते थे, आई शुड से कि संरक्षक। ठीक है, गार्जियन। ठीक है कि भाई ऐसा ऐसा इस रिलीजियस बुक्स में लिखा है और इसीलिए मैं इसको गवर्न करूंगा, इसको मैं देखूंगा। ठीक है, मैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, राइट। तो ये चीजें मानते थे। और अगर मैं पूरी पॉपुलेशन में बात करूं तो सिर्फ ये 2% है पूरी पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन।
आगे सुनो, बीच में कौन पिस रहा था इन दोनों के? इन दोनों के बीच में पिस रहा था पीजेंट क्लास। वैसे तो इसे मुझे मिडिल क्लास बोलना चाहिए कि, लेकिन वहां जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर जो मेन ऑक्यूपेशन था वो कृषि ही था, राइट, एग्रीकल्चर था। और ये थर्ड पर आता, ठीक है, ये दोनों के बीच में पिस रहा था, इसलिए मैंने इसको बीच में रखा है ताकि आपको समझ में आए कि चक्की के दो पार्टों के बीच में गेहूं कैसे पिसता है। ठीक है, इन द सेम वे ये पिस रहे थे। ठीक है, चलो बात करते हैं सर पिस कैसे रहे थे, जरा ये समझाइए, है ना, पिस कैसे रहे थे इस पर बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है जरा, ओके, कैसे पिस रहे थे, अब देखो सुनो मेरी बात को। पिस ऐसे रहे थे कि इन्होंने क्या करा था, नोबेल ने अपना टैक्स लगा रखा था इन पर और क्लर्जी ने अपना टैक्स लगा रखा था। ठीक है, ये भी, इन्हें भी टैक्स चाहिए था और इन्हें भी टैक्स चाहिए था, और टैक्स देने वाला कौन था, सिर्फ और सिर्फ पीजेंट क्लास। किस तरीके के टैक्स थे, देखो, ये जिस भूमि पर काम करेंगे, जिस लैंड पर काम करेंगे, उसके लिए इनको देना पड़ेगा लैंड टैक्स। कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, लैंड टैक्स। कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, लैंड टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और जो प्रोडक्शन होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा, उसका 1/10 इनको देना पड़ेगा एज अ रिलीजियस टैक्स। इसका नाम था रिलीजियस टैक्स। क्या नाम था इसका, रिलीजियस टैक्स नाम था इसका। ठीक है, अच्छा, आपकी बुक में जिसके नाम दिए हुए हैं वो मैं बताता हूं, इसको बोलेंगे टाइल और इसको बोलेंगे टाइल्स। ठीक है, ये नाम दिए हैं आपकी बुक में, उस समय पे जो इनके नाम थे, टाइल्स और टाइल नाम के दो टैक्सेस लगते थे। किस पर लगते थे, पीजन क्लास पर, जो पूरी पॉपुलेशन का कितना था, 98% था, और ये थे दो लोग 2%, मतलब ये दो कैटेगरी थी 2%, ये दोनों मिलाकर 2%, और ये पीजन क्लास में आते थे 98% लोग। अब सोचो किस तरीके से जनता का शोषण किया जा रहा था लगातार, राइट। ये भी कहते थे भाई हम भी आपसे टैक्स लेंगे, और ये भी, अब जिस भूमि पर वो काम कर रहा है उसका भी टैक्स दे रहा है, जो चीज वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका भी 1/10 पार्ट क्लर्जी को दे रहा है। तो परेशान कौन था, ये रीजन समझ में आया, रिवोल्यूशन हुआ क्यों, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन इनकी कैसी है, एक ऐसी कंडीशन जिस पर वो अपना काम ही अच्छे से नहीं कर पा रहे, उसके साथ साथ ये परेशानी, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन उनको देखने को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट उनको देखने को मिल रहा है, तो कैसे कोई परेशान नहीं होगा, तो कैसे कोई परेशान नहीं होगा। जनता बहुत बुरी तरीके से भड़क गई थी। ठीक है, जनता भड़क गई थी कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे चीजें नहीं चलेंगे। ठीक है, दंगे फसाद शुरू हो गए। अब क्या हुआ, अब राजा जो था, ठीक है, मैं ये कह सकता हूं सिर्फ राजा की गलती नहीं थी, मैं ये कह सकता हूं सिर्फ राजा की गलती नहीं थी। देखो क्यों, बताता हूं, देखो भाई, राजा और रानी दोनों की मैंने बात की थी, किंग और उसकी रानी क्वीन, दोनों की मैंने बात की थी। किंग, किंग कौन था भाई, किंग लुइस, और ये बच्चों ना मैंने एल बनाया है, अगर आपको गलत लगता है तो मेरे इसका भर दूंगा ऐसे जैसा लग, चलो फिर से लिख लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं। किंग लुइस 16, हाँ, ओके। तो किंग लुइस 16 जो है हमारा, ठीक, ये था राजा, इसकी रानी का नाम था मैरी एंटोइनेट, एंटोइनेट, ये इसकी रानी का नाम था। सर ये क्यों बता रहे हैं, सर ये क्यों बता रहे हैं, अभी बताते हैं सर क्यों बता रहे हैं। अब दोनों के आप जरा कर्म सुनिए, कर्म मतलब ऐसे काम जिनने जनता में एकदम गुस्सा फूंक दिया। ठीक है, जनता खिसिया गई बुरी तरीके से कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्या कर रहे हैं राजा रानी, हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। क्या करा, जो अभी मैंने आपको परेशानियां बताई, इन्फ्लेशन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, जनता परेशान है, भूखी है, राइट, और उस पर राजा क्या कर रहा है, उस पर राजा एक बड़ा सुंदर सा पैलेस बनवा रहा है। क्या बनवा रहा है, पैलेस बनवा रहा है, और पैलेस में उसके पास जितना भी धन है, जितना भी धन है उसने सब लगा दिया, क्योंकि उसको बड़े सुंदर से महल में रहना है। ठीक है, अब बढ़िया सा महल बन गया है तो क्या होगा भाई, इसके एक्सपेंडिचर भी होंगे, कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे इसके, और अगर महल के एक्सपेंसेस हैं तो वो बड़े ही होंगे। भाई घर में दो चीजें, एक है बाइक, एक है कार। अगर आप बाइक खरीदोगे तो बाइक लेवल के एक्सपेंसेस होंगे उसके, वहीं अगर आप कार खरीदोगे तो कार के लेवल के होंगे, तो उसने तो महल बनवाया।
तो महल के महल वाले एक्सपेंसेस होंगे, यहाँ पैसा खर्च होगा। अब ये पैसा क्या जनता को नहीं जा सकता था? क्या जनता के लिए कुछ काम नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। नहीं किया, गुस्सा आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी सर, क्यों नहीं आएगी? अब मैंने कहा कि सिर्फ राजा की गलती नहीं थी, अब रानी के भी कर्म सुनिए आप। रानी जो थी, इनके भी बहुत बढ़िया-बढ़िया जो है शौक थे। हाँ, सुनो आप ज़रा क्या-क्या शौक थे भई इनके। इनके शौक में हम पहली बात कर सकते हैं कि भई ये मँगाती थी लगभग-लगभग ड्रेसेस, कोई नहीं ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद था, बहुत लग्ज़रियस ड्रेसेस। लगभग उनको साल की 300 ड्रेसेस तो चाहिए ही चाहिए थी, ताकि वो रिपीट ना करे ड्रेस। अच्छा, गर्ल्स में तो आदत होती है कि कपड़े रिपीट नहीं होने चाहिए। अब ये तो ठहरी रानी, ये तो ठहरी रानी, वो कैसे रिपीट कर सकती है, राइट? ठीक है। इसके बाद उसको बहुत महँगे-महँगे परफ्यूम्स चाहिए थे जिसमें पैसे खर्च हो रहे थे, एक्सक्लूसिव परफ्यूम्स। एक्सक्लूसिव परफ्यूम्स, इस पर खूब पैसा खर्च हो रहा था। क्या हो रहा था? सर खूब पैसा खर्च किया जा रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था पैसे की बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है और ये आराम से नहा रहे हैं उस बारिश में। और जनता के दरबार में पड़ा है सूखा, ठीक है? जनता के दरबार में पड़ा है सूखा, कुछ नहीं है जनता के लिए। हेल्प के नाम पर सिम्पैथी के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है, तो जनता गुस्साएगी कि नहीं? अब जनता बहुत गुस्सा गई, जनता बहुत ज़्यादा गुस्सा गई, ठीक है? ये किंग लुइस को समझ में आ गया था कि भई अब जनता मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब किंग लुइस घबरा गया। किंग लुइस घबरा गया तो उसने क्या किया, मई 1789 में, सर अब आप फिर डेट बताने लग गए हैं। तो थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी भई, हिस्ट्री है। अपनी बर्थडे डेट डेट ऑफ बर्थ याद है कि नहीं? याद है ना? तो फिर चलो आगे समझें। क्या करा इसने? एस्टेट जनरल। अच्छा, एक बात मुझसे मिस हुई है, मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। ये जो हमने पूरी कहानी पढ़ी है ना, इसको बच्चों हम बोलते हैं 3 एस्टेट्स। क्या बोलते हैं? 3 एस्टेट्स। ये 3 थे ना एस्टेट्स, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड बात ही मैं आपसे करने वाला हूँ। इस पूरी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? 3 एस्टेट्स बोलते हैं। अच्छा, कौन सी बात करने वाले हैं? तो मई में इसने क्या किया, एक एस्टेट जनरल को बुलाया। एस्टेट जनरल क्या है अभी बताता हूँ। क्या है सर? एस्टेट जनरल है क्या? एस्टेट जनरल एक एडवाइजरी बॉडी है और कुछ नहीं, सिर्फ एडवाइजरी बॉडी। क्योंकि भैया शक्तियां तो सारी की सारी राजा के पास है, राजा है, ठीक है? सारी शक्ति राजा के पास, तो बस ये एडवाइजरी बॉडी है। बस इसको क्या दे सकती है? राजा को सिर्फ सलाह दे सकती है। कौन कौन है इस एडवाइजरी बॉडी में? अब ये सुनो, यहां पर भी जनता के साथ फेयर नहीं हुआ। देखो कैसे बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर ध्यान से समझ लोगे तो स्टोरी आज याद ही हो जाएगी। चलो, एक ये, एक ये और एक ये, क्लियर है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 111। इसका भी मतलब क्या है? 1, इसका भी मतलब 1, इसका भी मतलब 1। यानी यानी कि जो मैंने 1 लिखा है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे किसमें? इस स्टेट जनरल में, ठीक है? तीनों तीनों लेवल पर, मतलब तीनों क्लासेस के, यानी कि नोबेल का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक क्लर्जी का और एक पीजन क्लास की। कहाँ परेशानी आई सर? सोच कर देखो। ये 98% है पूरी पॉपुलेशन का और उसमें से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव, और ये 2% है, उनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव। अब होता क्या था? चलो ठीक है, ठीक है। हालांकि लोगों को इस बात से परेशानी तो थी कि भाई इतने सारे लोगों का सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा क्यों? इतने सारे इसमें जो जो भी और ग्रुप हैं, जो भी और ऑक्यूपेशन को फॉलो कर रहे हैं, उनका भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव आप इसमें रखो, ठीक है? एक से तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब अगर इतनी बात भी मैं मान लूं कि चलो ठीक है भाई, राजा ने कुछ ना कुछ व्यवस्था सोच के ही की होगी, अगर मैं ऐसा मान लूं, राजा को अच्छा मान लूं, तो गड़बड़ कहाँ होती थी? गड़बड़ ये होती थी कि जब भी कोई वो आता था, जब भी कोई डिसीजन आता था, या जब भी कोई प्लान बनता था, प्लान, ठीक है, कि भाई कुछ करना चाहिए या फिर कुछ भी बेहतर, कुछ भी ऐसा बेहतर प्लान जो पीजन क्लास को कुछ अच्छी रेपुटेशन दे सकता था, अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता था, तो होता ये था कि ये दोनों मिल जाते थे, ये दोनों मिल जाते थे।
अब सोचो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो, और वोटिंग होगी तो वोटिंग में का रेशियो क्या होगा, 2:1। फिर फंस गए लोग, क्योंकि इनकी तो बात ही नहीं मानी जाएगी। बात इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि भाई 2 का वोट मेजोरिटी में जो है उसी की तो बात मानेगा। तो राजा कहेगा ठीक है, राजा कहेगा ठीक है, सही कह रहे हो आप लोग, कैंसिल। अब इस बात से जनता और गुस्सा में, एक तो ऑलरेडी वो देख रही है राजा रानी हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने विलासिताओं में लगे पड़े पड़े हैं, मतलब अपना जो मन कर रहा है पैसे खर्च कर रहे हैं, जनता को देख ही नहीं रहे। ऊपर से एक ये बॉडी बनाए उसमें भी भेदभाव। अब हुआ क्या, अब ये लोग गुस्सा आ गए, ठीक है, ये लोग गुस्सा आ गए, क्या हो गए, गुस्सा होकर आगे चले। क्या हुआ, ये हुआ था मई में, ठीक है, आगे की सुनो कहानी। अब हम आ गए जून में, कौन से में आ गए, जून के टाइम में आ गए, जून 1789। उन्होंने कहा हम ये मानते ही नहीं आपका, ये जो आपने बनाया है ना एस्टेट जनरल, हम इसको मानते ही नहीं, हम इसको मानते ही नहीं, हम तो अपनी खुद की एक अलग सरकार बनाएंगे। और उसका नाम रखा इन्होंने नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। यानी कि ये सर किसको रिप्रेजेंट करता है, थर्ड थर्ड एस्टेट को, जो 3 एस्टेट्स पड़े हैं उसमें से थर्ड वाले को ये रिप्रेजेंट करता है, पीजेंट क्लास। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि हम इस ग्रुप से एक अपनी अलग असेंबली बनाएंगे, नेशनल असेंबली। क्या बनाएंगे, नेशनल असेंबली। और इसके लिए उन्होंने ओथ ली टेनिस कोर्ट में, टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से हम इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें जाकर इन्होंने शपथ ले ली अपनी नई सरकार के लिए, अपने नए ग्रुप के लिए, जिस पर ये आगे काम करने वाले थे, जिसमें ये सारे के सारे पीजेंट क्लास थे। अब सोचो राजा क्या सोच रहा होगा कि भाई मेरे ही सामने इन्हीं लोगों ने अपनी एक सरकार बना दी। अब राजा को लगा कहीं ये लोग मेरे को सिंहासन से उतार ना दे, ठीक है। अब इनने खुद की एक ओथ बना ली है, और इन्होंने ये भी बोला इसमें कि भाई अब हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे। क्या नहीं बना लेंगे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे, यानी कि लिखित लिखित नियमों को नहीं लिख लेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जब तक नहीं कर लेंगे जब तक हम नहीं रुकेंगे। अब राजा हो गया परेशान, उनको लगा अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो मेरी तो राजगद्दी जो है खतरे में पड़ जाएगी। अब तो ये नियम बनाएंगे ही नहीं मेरी राजगद्दी के लिए, अब तो ये नियम मेरी राजगद्दी के लिए बनाएंगे ही नहीं। अब भाई राजा बड़ा परेशान, राजा ने कहा ठीक है अप्रूव्ड। राजा को लगा चलो यार इसे अप्रूव कर देते हैं, अगर मैंने इस पर भी मना कर दिया ना तो फिर ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। राजा ने कहा अप्रूव्ड, ये बन गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना शुरू हो गया और ये जून में बन गई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अच्छा आगे सुनो, अब जब ये हुआ कि इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बना ली, क्योंकि अब इनका एक अच्छा एक फॉर्मल ग्रुप बन गया, ठीक है, फॉर्मल ग्रुप बन गया। तो अब क्या हुआ, जब इसको पता चल रहा था कि ये इसको अप्रूव नहीं कर रहा, ठीक है, अब हुआ ये कि जुलाई की एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना जो आप हमेशा पढ़ते हो, जुलाई की घटना, 1789 की घटना, और जबकि 14 जुलाई की घटना, कौन सी घटना सर, बास्टील, बेस्टिल, स्टॉप, यानी कि जो जेल थी ना बेस्टिल, ये ये राजा के अत्याचारों का प्रतीक, ठीक है। जनता को जब ये समझ में आया, जनता को ये समझ में आया कि जो नेशनल असेंबली हमने बनाई है, मतलब ये समझ लो एक र्यूमर फैली, रीजन ये था कि एक र्यूमर फैली कि भाई अभी ये राजा है ना अपना, जो राजा जल्दी ही पेरिस पर आक्रमण करने वाला है और साथ ही इसको भंग कर देगा, मतलब रद्द कर देगा। अब इस पर जनता गुस्सा आ गई, ठीक है, कि ऐसा कैसे होने देंगे हम। जनता ने क्या करा, जनता ने गुस्सा में उसका ये जो बेस्टिल का जो फोर्ट्रेस था जहाँ जेल थी उसको ध्वस्त कर दिया, ठीक है। ये, और यहां से हम कहते हैं, यहां से हम कहते हैं कि हमारी इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की फॉर्मल स्टार्टिंग हुई, फॉर्मल स्टार्टिंग, फॉर्मल। राजा को समझ में आ गया कि भाई अब ये लोग नहीं रुकेंगे। और इस लेवल के बाद जो टैक्सेस वाली जो सिचुएशन थी ना, अब अगर कोई टैक्स लेने भी जाता था ना ऑफिसर्स, तो उनको डंडे मार के भगाया जाता था। लोग इतने अब लॉजिकली सोचने लग गए। यहाँ पर फिलोसफर्स जैसे लॉक हो गए, जॉन लॉक और ये सब,
फिलोसफर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा, जिसके बीच से लोगों ने नारे लगाना शुरू किए। लोगों ने, जो लोग पढ़े लिखे थे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, वो इन्फ्लुएंस हुए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने उन लोगों को सुनना शुरू किया, जहां से फेटर्निटी लिबर्टी की बातें मिली। ठीक है, किसकी? फेटर्निटी लिबर्टी की बातें हमें सुनने को मिली हैं, किससे? अ, उस मतलब उन लोगों से। ठीक है, डन, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से हमें ये सारी चीजें सुनने को मिली। और अब आ जाता है हमारे सामने, अब हमारे सामने आ जाता है डिक्लेरेशन ऑफ, क्या आ जाता है हमारे सामने? हमारे सामने आता है डिक्लेरेशन ऑफ, सॉरी, रेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये हमारे सामने आ जाता है 89 में। ठीक है, ठीक है, डन। 1789 में ये डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इससे क्या बन जाता है? इससे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 91 तक रेडी हो जाता है। 91 तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का, वो रेडी हो जाता है। ठीक है, जिसमें 17 आर्टिकल्स रहे, जिसमें कितने आर्टिकल्स रहे? 17 आर्टिकल्स है, छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1791। ओके, अब यहाँ अब एक परेशानी पता है क्या हुई थी? अब एक परेशानी ये हुई थी कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो इन्होंने सबने रेडी किया था, उस पर राजा ने साइन करने से मना कर दिया, बोले मैं साइन नहीं करूंगा। अब इस पर फिर जनता गुस्सा आ गई, और महिलाओं ने, यहाँ पर महिलाओं ने अपना रोल प्ले किया। एक बड़ी सी सेना लेकर पैदल ही लगभग लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा की। रास्ते में जो लोग थे, यानी कि जो मेल मेंबर्स थे या जो सोल्जर्स थे, उनको बड़ा अच्छा लगा देखकर। मतलब वो मोटिवेट हुआ और उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया, और सारे के सारे जो वर्साइल में उसने महल बनवाया था राजा ने, किंग लुइस ने, एक आलीशान वाला, उसमें घुस गए। अब राजा रानी जो बालकनी में बैठे आराम से चाय पी रहे थे ना, उन्हें लगा अरे यार ये तो सब आ गए। ठीक है, अब अगर हमने साइन नहीं किए तो क्या होगा? ये सारी जनता एक तो नुकसान कर ही चुकी है, और इतना मैंने आलीशान महल बनवाया पैसे खर्च करके, वो सब बर्बाद कर देगी। उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, यानी ये भी अप्रूव हो गया, ये भी अप्रूव हो गया। और 92 में, 92 में इलेक्शंस के बाद इलेक्शन वगैरह हुए, या फिर हम कह सकते हैं सीधे 92 का वो समय था जब ये मतलब मोनार्की से रिपब्लिक बन गया। यानी कि वहां क्या आ गई? डेमोक्रेसी आ गई। ठीक है बच्चों, ये थी पूरी कहानी। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, सब बताया मैंने आपको। मजा आया ना सुन के? मजा आया ना? कहाँ से शुरू हुई थी हमारी कहानी? वहां से शुरू हुई जब जनता ने क्या करा था, जब इसने एस्टेट जनरल को नहीं माना। एस्टेट जनरल के बाद नेशनल असेंबली बनी, टेनिस कोर्ट ओथ ली गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। उसके बाद बेस्टील वाले सीन आया आपके सामने जुलाई में, और उसके बाद फिर ये चीजें हुई और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, मोनार्की 92 में फिनिश हो गई। ठीक है, और रिपब्लिक बन गया, 93 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। 93 में क्या हुआ? 93 में एक्सिक्यूशन हुआ। किसका? एक्सिक्यूशन किसका? किंग क्वीन का, किंग और क्वीन का। कैसे? गिलोटिन पर चढ़ाकर दोनों को मार दिया गया। फांसी तो ऑलरेडी जेल में तो थे ही। ठीक है, इसके बाद फिर मतलब पूरे प्रोसीजर के थ्रू फिर इनको गिलोटिन पर चढ़ाकर मार दिया गया। आपको गिलोटिन जरूर याद होगा, जिस पर किसी पर्सन को लिटा करके उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती। वही राजा और रानी के साथ किया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो वैसी ही कुछ कहानी हमारी यहाँ पर खत्म होती है। राजा और रानी यहाँ मर जाते हैं। इसके बाद छोटी सी कहानी और आती है साथ में इसके, क्योंकि 93 में ये हो गया तो इसके बाद ना बहुत ज्यादा हमें इंटेंस लेवल पर वॉयलेशन देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पर फिर रॉबेस्पियर आते हैं सामने निकलकर। रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर ये सामने आते हैं निकलकर, जिस इनके जो भी मतलब
इन्होंने जो भी चीज को कंट्रोल किया उसको हम कहते हैं रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर के नाम से जाता है, आतंक का शासन। आतंक का शासन कब तक रहा? लगभग 97 मतलब 98 तक बोल सकता है। ठीक है, इसके बाद से, क्योंकि 1999 में तो नेपोलियन आ गया। ठीक है, मतलब हम इसको, क्योंकि देखो ये 93 में हो गया, तो हम इसको मतलब इसके बाद से ही लगभग 99 98 तक मान सकते हैं, 95 तक मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इससे को थोड़ा रफ याद कर लोगे, क्योंकि इसके बाद जस्ट 1999 में, इसके बाद 1999 में कौन आ गया था? नेपोलियन आ गया था। नेपोलियन, नेपोलियन आ गया था। नेपोलियन बोनापार्टे आ गया था। चलो, रबेस्पियर में रीन ऑफ टेरर कहने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो जिसको भी इसको ना, यहाँ पर एक वर्ड आप याद करो, डाउट, जो आपको बहुत रहते हैं ना, जो आज क्लियर हो गया है। ठीक, इस डाउट वर्ड को याद करो। डाउट वर्ड ये कि अगर किसी पर भी इसको डाउट होता था ना कि ये रिवॉल्यूशन के विरोध में है या मोनार्की से रिलेटेड है, मोनार्की की चीजों को सपोर्ट आज भी कर रहा है, तो ये तुरंत उसको मरवा देता था। यानी बहुत बड़े लेवल पर लोगों की हत्या की गई सिर्फ शक के आधार पर, सिर्फ शक के आधार पर। अगर उसको शक लगा, उसे तुरंत उसको मरवा दिया। तो इसलिए हम उस शासन के समय को कहते हैं रेन ऑफ टेरर। सिंपल सी बात है। इसके बाद सत्ता संभाली नेपोलियन ने 1999 में, सम्राट वापस से, मतलब जो खत्म किया वापस से, फिर वो क्या बना? सम्राट बना करके, और फिर चीजों को एग्जीक्यूट किया अपने आगे। ठीक है, फिर फ्रांस को कंट्रोल किया और बहुत सारी चीजें फिर अपने ने इस टाइम पर की। तो यहाँ तक फिनिश होती है हमारी आज की ये जो कहानी है, दी एंड होता है उस कहानी का यहाँ पर, होपफुली। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी में बहुत मजा आया होगा और पूरी स्टोरी आपने अच्छे से समझ ली होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नहीं रह जाएगा कि सर प्लीज पढ़ा दीजिए, याद नहीं आ रहा। और मैं आपको बताता हूँ ये स्टोरी मैं आपको कहाँ शेयर करने वाला हूँ। ये स्टोरी बच्चों मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूंगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको 9-10 वाले सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मैं उस इस 9-10 के चैनल पर क्लास 9th में मिलता हूँ 7 बजे। इसके अलावा उस पर आपकी मैथमेटिक्स की क्लास उमेश सर लेते हैं, साइंस की क्लास शशिकांत सर लेते हैं, राइट? ये टाइम टेबल है। और जो 10th वाले बच्चे हैं उनके साथ भी हम लाइव क्लास में जुड़ते हैं, जिसमें मेरा टाइम रहता है 7:30 बजे। ठीक है, 7:30 वेंसडे को। ठीक है, 7:30 वेंसडे को मैं 10th वालों के साथ मैथमेटिक्स, उसमें शिवम सर पढ़ाते हैं और साइंस आपके स्काई सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बैच, जिसमें हम चीजों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी हो जाता है। जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मैं जानना चाहता हूँ कि अगला कौन सा टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।